राणा साहब, चर्चा तो होगी, लेकिन बवाल इस बात को लेकर हो गया है कि आपने कहा है कि तालिबान से ज्यादा हथियार तो हिंदुस्तान में माफियाओं के पास है। कैसे जस्टिफाई कीजिएगा आप अपने इस बयान को? हाँ, ये मैंने कहा नहीं, मैंने ये बात मैंने कही, लेकिन इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि तालिबान एक जंगली कौम है, हिंदुस्तान एक शहर है, एक मुल्क है। अगर यहाँ 10-20 भी निकले तो वो भी बुरी बात है। इसलिए मैंने इसको तंज के तौर पे कहा था। मैंने कोई मुकाबला नहीं किया था कि अफगानिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में कितने हैं कितने नहीं है इसके रिकॉर्ड तो पुलिस के पास होंगे, या मुमकिन है आप भी जानती हो। तो इसका कोई ये मकसद नहीं था ये कहना, और ये ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी इसकी, ना इस मैटर पे चर्चा हो रहा था। ये तो मैंने शायराना मिजाज के तौर पर मैंने ये बात कही थी कि हथियार तो यहाँ हमारे मुल्क में भी भरे हुए हैं। आप इस देश में कहते हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों को डर लग रहा है। आप हमेशा कहते हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। नहीं जी 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 राणा साहब, नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। आपको एक रिकॉर्ड नहीं दिखा सकती हैं सुरक्षित या हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक का मतलब होता है गरीब। अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू या क्रिश्चियन या सिख नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है गरीब, यानी गरीब सुरक्षित नहीं है। असल में प्रॉब्लम यह है बहन कि हम शायरी की जबान बोलते हैं। आज बदले बदले से शायर नजर आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आपको मोदी सरकार में देश आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, शांति दिख रही है। नहीं, देखिए, माफ कीजिएगा, ये मतलब मैं मोदी जी को तो पसंद करता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, मैं उनसे इश्क करता हूँ। इश्क करने का मतलब ये है कि वो मुझसे नाराज थे जब मैंने अवार्ड वापस किया था, आपको तो याद होगा। तो लेकिन उनके मेरी माँ के मरने पे उन्होंने जाती तौर पे एक खत लिखा, जाती तौर पर। तो मैं अपने अंदर से बहुत शर्मिंदा हुआ और मैला हुआ कि मतलब जाहिर सी बात है मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, बड़ा शायर भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के मरने पर मुझे खत लिखा। तो मैं उनसे फिर जब मैं मिलने गया तो मैंने ये पहला उनका मैंने कहा कि सर, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपने जब मेरी माँ के मरने पर मुझे खत लिखा तो मैं शर्मिंदा हुआ कि मुझे आपने बुलाया था उस वक्त अपने पीएस के जरिए। जब मैंने वापस किया था मैं नहीं आ पाया था, तो बहुत देर तक बातें होती थी। तो मैंने ये भी कहा कि सर एक बात मैं कहूँ आपसे कि सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है उस वक्त इतना ही था, बाद में उसमें बढ़ गया। तो मैंने कहा ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर सर ये सच्चे तौर पर अगर इस पर अगर अमल हो जाए तो मैं आपको इतिहास के पन्नों पर सम्राट अशोक की तरह देखना चाहता हूं, दागदार प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता हूं। तो जिस तरह उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारी और आपको ये भी बता दूं कि कुर्सी पे बैठने से पहले मैंने ये कह दिया, मैंने कहा सर एक बात मैं आपसे बहुत माफी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये लोकसभा और राज्यसभा की कुर्सियां मेरी शख्सियत से बहुत छोटी हैं, कभी मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि जिस जुर्रत रिंदाना से हमने उनसे बात की, और जिस तरह वो उनके और भी प्रोग्राम होंगे, लेकिन करीब 19-20 मिनट तक बैठे बात की उनसे, तो मुझे अच्छा लगा। तो जाहिर सी बात है कि हम बात वही है कि सबका साथ सबका विकास हो, तो हमें क्या बुराई है भाई। और योगी जी से भी इतना ही इश्क है आपको? लेकिन जब गरीबों के साथ जुल्म होता, नहीं, योगी जी से थोड़ा इख्तलाफ है। मैं योगी जी से भी मिला हूं, लेकिन ये कि वो असल में थोड़ा सा मठ के आदमी हैं, तो हमेशा वो योगी ही रहते हैं। लेकिन जो आदमी सत्ता में आता है, सरकार में आता है, तो वो लोगों से मोहब्बत करना भी सीख लेता है, हिंदू मुसलमान भूल जाता है, सबके साथ ख्याल करता है और रिजिड होना कम कर देता है। वो अभी तक वो नहीं कम कर पाए हैं। मुमकिन है कि ये अगर
शायद नसीब उनको प्रधानमंत्री बना दे, तब सुधर जाए, ठीक हो जाए। अभी क्या गड़बड़ कर रहे हैं? कौन? योगी जी। कौन? योगी जी, आपने कहा ना कि अगर नहीं, प्रधानमंत्री अभी बन ये जाएंगे बात तो नहीं कहा आपने, टोटल मुझसे। हाँ, मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो शायद सब लोगों से मोहब्बत से मिलने लगे। उनको भी ये सब काम जो है कि स्टेशन के नाम बदल दो, शहर का काम बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये जो गैर जरूरी काम है वो शायद वो छूट जाए, अच्छे अच्छे काम करने लगे वो।